हेलो गाइस, वेलकम टू रिफॉर्मिंग कॉमर्स। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 3 है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल जनरली 2 टाइप में कैटेगराइज किए जाते हैं, कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट्स। मेनली टोटल प्रिंसिपल 14 है, जिसमें से 4 कन्वेंशंस हैं और 10 कंसेप्ट्स हैं। और पिछली वीडियो में मैंने 5 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, जो पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हमने 5 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम बाकी बचे हुए प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 4 प्रिंसिपल्स रह गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, एक्रूवल एजम्पशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मेनली कहता है इट एज्यूम्स दैट बिजनेस विल हैव अ लॉन्ग रन एंड नॉट क्लोज और टू बी सोल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। कहने का मतलब कि बिजनेस शुरू करते हैं ये सोच के करते हैं कि हम उसको लॉन्ग रन में लेके जाएंगे, ना कि अगले 6 मंथ्स और 1 ईयर बाद क्लोज कर देंगे या उसको बेच देंगे। आगे वो लिख रहा है There is neither the intention nor the necessity to liquidate the particular business venture in the foreseeable future। कहने का मतलब ना ही तो ये इंटेंशन है मतलब मर्जी, ना ही ये नेसेसिटी है मतलब ना ही ये ज़रूरत है कि हम बिजनेस को लिक्विडेट करेंगे आने वाले फ्यूचर में। लिक्विडेट का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना। इसी प्रिंसिपल की वजह से हम बुक्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शो करते हैं। मतलब एक पैसा साइड पे रखा जाता है कि बाय चांस अगर हमें डेटर से पैसा नहीं आया तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट विच दे आर परचेज्ड। बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो चाहे 10 ईयर्स हो जाए बिजनेस को, चाहे 20 ईयर्स हो जाएं, फिक्स्ड एसेट उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस वैल्यू पे परचेज किए गए हों। हमने कॉस्ट प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। एंड आगे कंटिन्यू है कि फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर हम कह रहे हैं कि वैल्यू उसी पे रिकॉर्ड की जाती है जिस पे हम खरीद के लेके आए थे, चाहे 10 ईयर्स हो जाए या 20 ईयर्स हो जाए, तो बुक्स में डेप्रिसिएशन यूज़ की जाती है। मतलब जितनी वैल्यू उसकी हर साल कम होती जा रही है वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एसेट्स जब बेचने जाएंगे तब वो उस वैल्यू पे नहीं बिकेगी जिस वैल्यू पे हम उसको परचेज करके लेके आए थे फर्म में। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आइए शुरू करते हैं। A firm has various alternates to value its inventory and calculate depreciations। कहते हैं एक फर्म में काफ़ी मेथड होते हैं हर एक चीज़ करने के, जैसे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाए और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाएगी, उसको मापने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सेज दैट द सेम मेथड शुड बी ऑप्टेड ओवर द ईयर्स। कहने का मतलब कि जो मेथड हमने एक साल एक चीज़ को निकालने के लिए फॉलो किया वही अगले साल भी फॉलो करेंगे। ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि हमने नंबर ऑफ ईयर्स में कंसिस्टेंसी लेके आनी है उस चीज़ को मापने के लिए। नेक्स्ट, अ चेंज इन द मेथड वुड लीड टू इनकंसिस्टेंसी ऑन प्रॉफिट। कहते हैं अगर हम एक मेथड एक साल फॉलो करके दूसरे साल उसी चीज़ को निकालने का कोई और मेथड यूज़ करने लग जाएंगे तो इससे प्रॉफिट हमारा इनएडुकेट आएगा और इससे हम कहेंगे कि फर्म इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल ही नहीं रहेंगी, क्योंकि एक साल हम कोई और मेथड लगा रहे हैं और दूसरे साल कोई और। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये, इफ अ कंपनी ऑप्ट्स स्ट्रेट लाइन मेथड एंड शुड नॉट बी चेंज टू ऑप्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन अदर पीरियड। ये डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पे 2 मेंशन है, वैसे नंबर ऑफ मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के और हर एक मेथड में डेप्रिसिएशन अलग अलग आएगी। तो कहने का मतलब अगर हमने एक साल में स्ट्रेट लाइन यूज़ किया है तो हम नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करेंगे ताकि हमारे अकाउंट्स कंपेरेबल बन सकें। इससे कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहे अकाउंट्स। Next, if a company opts weighted average method as stock valuation should not charge to other method like FIFO, first in first out। अब ये जो मेथड आप पढ़ रहे हो ये इन्वेंट्री वैल्यू करने के, स्टॉक वैल्यू करने के मेथड्स हैं। अगर हमने एक साल वेटेड वाला मेथड लगाया है तो हम अगले साल FIFO नहीं लगाएंगे, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या LIFO नहीं लगाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड्स हैं, नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिससे आंसर अलग अलग आता है। तो अगर हम ये अलग अलग लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक फर्म कंसिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज एक्रूवल एजम्पशन। ये कहता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग ईयर
ऑफ द अकरेंस रेदर देन व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। कहने का मतलब कि जो हमारे इनकम्स हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो उस पीरियड पे रिकॉर्ड किए जाएं जिस पीरियड में हुए हैं, जिस ईयर में वो हुए हैं, रेदर कि जब हमें पैसा आया या जब पैसा गया उसके बदले तब हमने रिकॉर्ड नहीं करने, जब वो अक्कर हुए हैं तब भी रिकॉर्ड करने हैं। अगर इसको समझाऊं तो ये रेवेन्यू are recorded when sale of the goods is made, not when cash is received। रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम, सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो कहते हैं सेल तब रिकॉर्ड करनी है जब हो गई, रेदर कि कैश आया या नहीं आया हमें इसे लेना देना नहीं है, कैश बाद में आ जाएगा, पर जब चीज़ होगी तब हमने रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड व्हेन द एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट व्हेन द पेमेंट इज मेड। जो भी हमारा कोई खर्चा हुआ है, जो भी हमारी कोई कॉस्ट इंकर हुई है, जब इंकर हुई है तब रिकॉर्ड कर दो, चाहे उसके बदले पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये, अब एक पिक शो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जॉन एक पेंटर है और उसने 3 हाउस पेंट किए जैन में। आइए देखते हैं। जॉब डन इन जैन एंड ₹20 इन फेब। उसने फर्स्ट जॉब जहाँ पे की उसने जैन में की एंड ₹20 उसको फेब में रिसीव हुए। नेक्स्ट, जॉब डन इन जैन एंड ₹25 रिसीव्ड इन जैन इटसेल्फ। अब जैन में ही काम किया और जनवरी में ₹25 उसको मिल गए। थर्ड हाउस, जॉब डन इन जैन एंड पेड ₹15 इन फेब। उसने जॉब तो जैन में की पर अगेन ₹15 फेब में आया। तो अगर एक्रूअल और कैश में बात की जाए, उसने फेब में कोई काम नहीं किया तो एक्रूअल अकाउंटिंग के बेस पे सारी की सारी इनकम जैन की मानी जाएगी क्योंकि सारी जॉब्स जैन में हुई हैं। पर कैश के अकॉर्डिंग जैन और फेब की इनकम अलग है क्योंकि कैश बेस कहता है कि जब हमें रेवेन्यू रिसीव हुआ तब रिकॉर्ड किया जाएगा और एक्रूअल बेस कहता है जब अक्कर हुआ तब रिकॉर्ड किया जाएगा। यही प्रिंसिपल डिफरेंस है एक्रूअल और कैश बेस में। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये एक्रूअल से सिमिलर ही है। एक्रूअल में हमने दोनों की बात की थी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप देखिए, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन योर अकाउंट्स एट द टाइम इट अकर्स। रिसिप्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स पेमेंट फॉर अ गुड और सर्विसेज। सेम वही बात कि रेवेन्यू तब रियलाइज किया जाएगा जब हमें अक्कर हो गया, चाहे हमें उसकी पेमेंट बाद में रिसीव हुई है। मतलब कि ये रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस एज ऑब्लिगेशन टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश। कहते हैं रेवेन्यू तभी रियलाइज माना जाएगा जब हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसके रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब राइट है उसकी पेमेंट रिसीव करने का। कहने का मतलब ये 2 पॉइंट्स, रेवेन्यू आर रियलाइज्ड एंड रेवेन्यू आर अर्नड, यही बेसिस है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। in the crossfire